नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासतौर पर कई राज्यों का जिक्र करेंगे और खबरें आपको बताएंगे क्या रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज। 30 अक्टूबर को देहरादून जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देहरादून में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। धामी सरकार ने दी उत्तराखंड वासियों को नई सौगात। स्वरोजगार योजना के तहत छोटे व्यापारियों को मिलेगी राहत। ऋण की सीमा बढ़ाकर 50,000 से ज्यादा की गई। सरकार ने दिया पूरा मदद का आश्वासन। बाबा केदार के दर पहुंचे हरीश रावत। हरीश रावत ने मांगा मिशन 2022 की सफलता का आशीर्वाद। रावत ने कहा उत्तराखंड में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना पहली प्राथमिकता। और देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में 12 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। 8 मरीज हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या 156 तक पहुंची। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों की सबसे पहले, और आपको बड़ी जानकारी उस वक्त की देते हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी उत्तराखंड के अंदर रहने वाली है। चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है। आपको बड़ी जानकारी उस वक्त की उत्तराखंड से दे रहे हैं क्योंकि 30 अक्टूबर को देहरादून जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसकी जानकारी उस वक्त बड़ी मिल रही है और देहरादून में जनसभा को संबोधित भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये जानकारी भी इस वक्त की बड़ी आ रही है। खासतौर पर सहकारिता विभाग की घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं और खबर इस वक्त की बड़ी मिल रही है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 2022 के अंदर चुनाव है और चुनाव से पहले आपको बड़े चेहरे देखने को मिलते रहेंगे, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चेहरा हो या फिर अन्य चेहरे हो। आपको चुनाव से पहले वो चेहरे देखने को मिलते रहेंगे जो कि बताने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार लगातार काम कर रही है और आगे आने वाले समय में भी काम करती रहेगी। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है। हालांकि अगर बात करें तो अपनी अपनी पार्टियां सभी तैयारी कर रही हैं, लेकिन खासतौर पर बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनराज, क्या जानकारी आपके पास भी खासतौर पर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचेंगे उत्तराखंड तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी पूरी तैयारी उसको लेकर कर रही है और उनके प्रोग्राम को लेकर कर रही है। क्या नई सौगातें खासतौर पर जनता को मिलने वाली है? जी हर्ष, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो उत्तराखंड में लगातार देखे जा रहे हैं। चाहे वो अमित शाह का चेहरा हो या जेपी नड्डा का चेहरा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हो, लगातार उत्तराखंड में देखे जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड आए थे, केदारनाथ गए थे और फिर एक बार फिर वो 5 नवंबर को वो फिर दोबारा से केदारनाथ जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो अमित शाह है वो भी एक बार पहले आ चुके हैं और अब 30 अक्टूबर को उनका आने का प्रोग्राम दोबारा से बन चुका है कि वो देहरादून आएंगे और इस दौरान वो कहीं ना कहीं जनसभा को एक संबोधित करेंगे। और साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि जो 2022 का चुनाव है उससे पहले अमित शाह जब उत्तराखंड आएंगे तो कहीं ना कहीं जनता से वो सीधे रूबरू होंगे जनसभा के माध्यम से और तमाम कार्यकर्ताओं को भी वो टेस्ट देंगे कि 2022 के चुनाव में बीजेपी किस तरीके से काम करेगी और किस तरीके से बीजेपी दोबारा से सत्ता हासिल करेगी। लेकिन हर्ष, ये आपको बता दें कि जो उत्तराखंड का इतिहास है सत्ता का, वो कहीं ना कहीं ये रहा है कि एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार बीजेपी की सरकार आती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। त्रिकोणीय चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है और जिसके दौरान कहीं ना कहीं बड़े नेता यानी कि बीजेपी के बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता का चेहरा उत्तराखंड में देखना लाजिमी है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे भी उत्तराखंड में दिख सकते हैं। जी ठीक है धनराज, एक सवाल ये भी रहेगा क्योंकि अगर बात करें खासतौर पर घसियारी कल्याण योजना को लेकर तो उसके बारे में कई बातें सामने आ रही हैं कि उसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल हर्ष, इस दौरान कहीं ना कहीं अमित शाह जो उत्तराखंड की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है घसियारी कल्याण योजना, उसका शुभारंभ अमित शाह जरूर करेंगे। और लेकिन उसके बाद देखना होगा क्योंकि हर आपको ये बता दें कि आचार संहिता बहुत जल्द लगने वाली है और
उससे पहले किस तरीके से इस योजना का पूरा जो लाभ है वो जनता को किस तरीके से मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक है तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। तमाम तरह की योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से निकाली जा रही है और अभी ये घटियाली योजना जो निकाली गई है कहीं ना कहीं सीधा लाभ जरूर जनता को मिलेगा। जी हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल सीएम का जिक्र करते हैं उत्तराखंड की जो नई नई सौगातें इस वक्त दे रहे हैं जनता को, और खासतौर पर आपको बड़ी जानकारी देते हैं। धामी सरकार ने उत्तराखंड वासियों को नई सौगात दी है। स्वरोजगार योजना के तहत छोटे व्यापारियों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ऋण की सीमा बढ़ाकर 50,000 कर दी गई। सरकार का मकसद 20,000 लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धामी सरकार ने उत्तराखंड वासियों को नई सौगात दे दी है और स्वरोजगार योजना के तहत छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। ऋण की सीमा बढ़ाकर 50,000 तक की कर दी गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि सरकार का मकसद 20,000 लोगों को इस योजना से लाभ पहुंचाना है। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार सौगात देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और धामी सरकार की तरफ से एक और सौगात दी गई है और खासतौर पर छोटे व्यापारियों के लिए है, क्योंकि स्वरोजगार योजना के तहत छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस योजना से कई लोगों को जोड़ा जाएगा और तकरीबन 20,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। धीरेन्द्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड ब्यूरो हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ इस वक्त के बुलेटिन में जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र, क्या जानकारी है, क्योंकि कई सौगातें दी जा रही है, कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन छोटे व्यापारियों को खास तौर पर इसका लाभ मिल सकेगा और ये कहा जा रहा है कि इस योजना से सीधे सीधे 20,000 लोग जुड़ेंगे और 20,000 से ज्यादा लोगों को भी फायदा मिल सकता है। बिल्कुल हर्ष, देखिए जो ऋण की सीमा बढ़ाकर 50,000 की गई है उसका उद्देश्य यही है कि जो लघु व्यापारी है, बहुत ही छोटे छोटे रोजगार करते हैं या स्वरोजगार करते हैं, उनके लिए यह लाभदायक हो और इसका जो दायरा है वो लगभग 20,000 लोगों को इससे आच्छादित करने का लक्ष्य है सरकार का। और निश्चित रूप से ये होगा भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरोना काल में बड़े व्यवसायों की तो कमर टूटी ही, जो छोटे व्यवसायी थे या जो छोटे छोटे काम करते थे, ठेली रेहड़ी लगा करके अपना जीवन यापन करते थे, उनके दैनिक जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ा है और इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। इसका सर्वे कराया और जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने इस ऋण को बढ़ाने का फैसला किया है। इसका 50,000 जो ऋण की सीमा है, आपको पता है कि ये बहुत ही अत्यंत छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं उनके लिए यह योजना है और निश्चित रूप से इसका लाभ जो राज्य के नागरिक हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय करके अपना परिवार चलाते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसके साथ ही साथ गाँव में जो छोटे छोटे स्वरोजगार समूह हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और इससे जो है गाँव की भी सूरत बदलती हुई दिखाई देगी हर। लेकिन धीरेन्द्र, आगे आने वाले समय में क्या वाकई जो 20,000 लोगों को इसका लाभ पहुंचाने की बात कही जा रही है, क्योंकि कोरोना काल में हमने खास तौर पर देखा कि छोटे व्यापारी प्रभावित हुए थे, लेकिन अब उससे उबरने के लिए जो सरकार की तरफ से सौगात दी जा रही है, क्या वाकई इसका असर खास तौर पर जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल हर्ष, देखिए यह कहना तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सरकारी जो योजनाएं होती हैं वो 100% जो है धरातल पे उतर पाए ऐसा बहुत कम होता है। उसमें जरूर कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है अगर वो ईमानदारी और मेहनत से काम करती है तो योजनाएं धरातल पे उतरती भी है। लेकिन अगर 20,000 का लक्ष्य लेकर के सरकार चल रही है और 15,000 लोग भी इससे लाभान्वित हुए तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 60,000 लोग इससे लाभान्वित हो गए, यानी 20,000 लोगों का जो परिवार है वो भी इसमें जोड़ा जाएगा, तो 4 गुना अधिक लोग इससे आच्छादित और लाभान्वित होंगे। और सरकार का यही उद्देश्य है कि अधिकतम लोगों को सरकारी सहायता दी जाए, उनको राहत दी जाए। ठीक है धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल सरकार का जिक्र हुआ तो विपक्ष का जिक्र करना जरूरी है। बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचे हैं हरीश रावत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आपको जानकारी दे दें, हरीश रावत ने मांगा है मिशन 2022 की सफलता का आशीर्वाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना पहली प्राथमिकता है। हरीश रावत की तरफ से कहा गया है सरकार 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड को वापस ले। हरीश रावत ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खास तौर पर हम देख रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी इस वक्त रार बरकरार है और केंद्र का जहाँ तक हम जिक्र करते हैं या फिर सरकार का जिक्र करते हैं तो सरकार की तरफ से तमाम बातें केंद्र को बताने की कोशिश की जा रही है और अंतरिम रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। क्योंकि कल जो तस्वीर आ रही थी वो देवस्थानम बोर्ड को लेकर थी, जब सीएम को अंतिम रिपोर्ट सौंपी गई है। फिलहाल रावत ये कह रहे हैं कि सरकार
सरकार 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड को वापस ले ले, क्योंकि सरकार लगातार लोगों के विकास की बात तो कह रही है लेकिन वो कर नहीं रही है। हरीश रावत ये कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हरीश रावत केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, वहां पर आशीर्वाद लिया गया है 2022 के लिए। विशाखा चौधरी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीर्वाद लेना जरूरी है कांग्रेस के लिए क्योंकि 2022 का रास्ता तय करना है, ऐसा करने पहुंचे हैं हरीश रावत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। क्या लगता है आपको कि जनता अपना आशीर्वाद 2022 में दे पाएगी हरीश रावत को, क्योंकि अभी आशीर्वाद लेने भगवान के दर पर पहुंचा गया है और कटाक्ष भी किया गया है सरकार पर, खासतौर पर देवस्थानम बोर्ड को लेकर। विशाखा जी बिल्कुल हर्ष, देखिए हरीश रावत केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर जो उनका यह दौरा है वो इससे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी केदारनाथ में दौरा रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो तीर्थ पुरोहित हैं और जो वहाँ के पुजारी हैं उनसे हरीश रावत के द्वारा बातचीत की गई, अवगत कराया गया कि किस तरह से देवस्थानम बोर्ड जो है वो उनके लिए हानिकारक रह सकता है, आपदा से निपटने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया गया। ये तमाम बातें उनकी तरफ से जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित थे उनसे की गई। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है केदारनाथ के अंदर, तो उससे पहले हरीश रावत केदारनाथ में पहुंचकर कहीं ना कहीं यह दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस भी जो तमाम तीर्थ पुरोहित है उनके हितों को समझती है और अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो जाहिर तौर पर जो सबसे पहले देवस्थानम बोर्ड है उसको पहले दिन भंग करा जाएगा। ये हरीश रावत की तरफ से कहा गया, तीर्थ पुरोहित से उन्होंने यह बातचीत करी। तो देखिए जिस तरह से उनके द्वारा यह दौरा किया गया है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस भी यह दिखाना चाहती है कि चारधाम यात्रा को लेकर, तीर्थ पुरोहितों को लेकर और एक आध्यात्मिक रूप से जो माहौल है उत्तराखंड का, उसके लिए कांग्रेस भी तैयार है। और जो वोट बैंक बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है तमाम दौरों के द्वारा, तमाम जो चीजें हैं उनके द्वारा, वो कांग्रेस भी छोटा नहीं चाहती। उस वोट बैंक की तरफ कांग्रेस भी पूरी तरह से एकजुट होकर फिलहाल लगी हुई है। विशाखा, देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा कब तक सुलझ पाएगा, क्योंकि कल ही हम खबर दिखा रहे थे जब मुलाकात की गई सीएम के साथ और अंतरिम रिपोर्ट सीएम को सौंप दी गई है, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और अब धामी सरकार में भी लगातार उठ रहा है, जहां पर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। और हमने देखा कि पिछले दिनों तो साधु संत की नाराजगी भी थी जब प्रोटेस्ट किया गया था। अंतरिम रिपोर्ट जाने के बाद क्या वाकई हल निकल जाएगा? जी बिल्कुल हर्ष, देखिए उम्मीद यही है कि फिलहाल मुख्यमंत्री धामी की तरफ से यही कहा गया था कि देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को वो पूरा सॉल्व करेंगे। और देखिए जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। जो भी वहां पर जो आंकड़े इकट्ठे करे गए या जो भी स्थिति है उसकी पूरी तरह से निर्णय लेकर उस पर जो कमेटी थी उसने मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। और किस तरह से मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेते हैं, क्या चुनाव से पहले फैसला लेकर देवस्थानम बोर्ड जैसे मुद्दा जो उत्तराखंड का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा बनकर उभर रहा था, विरोध प्रदर्शन से लेकर तमाम चीजें, उस पर मुख्यमंत्री वो तमाम शांत करने में सफल रहते हैं, वो वोट बैंक साधने में सफल रहते हैं, या फिर यह जो मुद्दा है वो चुनाव के बाद तक लटकाया जाता है। तमाम वादे जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किए जाते हैं, यह समय बताएगा। फिलहाल जो कमेटी की रिपोर्ट है, जो अंतरिम रिपोर्ट है, वो मुख्यमंत्री के पास है। अब मुख्यमंत्री को यह निर्णय करना है कि किस तरह से जो देवस्थानम बोर्ड बना था उसके ऊपर जो निर्णय रहेगा वो चुनाव से पहले उसकी घोषणा की जाएगी या चुनाव के बाद। ठीक है विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड के अंदर पहुंचेंगे और वो तारीख कौन सी होगी वो फटाफट से आपको बताते हैं, क्योंकि दिवाली के बाद की तारीख रखी गई है, आसपास की तारीख रखी गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहा जा रहा है कि 5 नवंबर को देवभूमि जाएंगे। इस खबर को आपको प्रमुखता से बता रहे हैं क्योंकि खास तौर पर बाबा केदारनाथ के दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 नवंबर को देवभूमि जाएंगे, ये जानकारी इस वक्त की बड़ी मिल रही है खास तौर पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के अंदर तो कई सियासी मायने इसके निकलते हैं, क्योंकि 2022 के अंदर चुनाव होने हैं और 2022 के अंदर जब चुनाव होंगे तो उससे पहले बड़े चेहरों को लाना उत्तराखंड के अंदर ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि एक 5 साल कांग्रेस की तो 5 साल बीजेपी की सरकार रहती है और सरकार कभी भी एक बार आती है तो दोबारा रिपीट नहीं कर पाती है। लेकिन इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, पर क्या वाकई ऐसा हो सकेगा कि बीजेपी सत्ता में सत्ता की जो वापसी है वो आप कर पाएगी? और जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं।
बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, खासतौर पर 5 नवंबर को देवभूमि जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये भी कहा जा रहा है कि मुलाकात करेंगे तमाम बड़े अधिकारियों से, नेताओं से, क्योंकि चुनाव को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ये मीटिंग और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तराखंड के अंदर जाना, क्योंकि बीजेपी ये बताने की कोशिश लगातार कर रही है किस तरीके से जनता के लिए काम किया जा रहा है और ख़ास तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बीजेपी किस तरीके का प्लान बना सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी तो तमाम नेता वहां पर मौजूद रहेंगे और ख़ास तौर पर उत्तराखंड के सभी शिव धामों को वर्चुअल से तरीके से जोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा और सियासी मायने फिलहाल निकलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 2022 का समय है और उससे पहले जब बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं बीजेपी के तो वाकई जाहिर सी बात है कि सियासी मायने निकाले ही जाएंगे, क्योंकि सीएम के चेहरे में बदलाव कर दिया गया था। संचित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। संचित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संचित, क्या जानकारी आपके पास भी है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा एक बार फिर पहुंच रहा है उत्तराखंड के अंदर और खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि सियासी मायने इसके निकाले जा रहा है कि 2022 के अंदर चुनाव है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वाकई दिखाने की कोशिश की जाएगी कि देश के अंदर कितनी प्रगति, कितना विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और उसी आधार पर उत्तराखंड के अंदर भी होगा। इसलिए वोट बीजेपी को दीजिए और बीजेपी को सत्ता में वापसी करिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा और क्या मायने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के तीसरी बार दौरे पर हैं। जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री की शपथ पुष्कर सिंह धामी ने ली, उसके बाद से दूसरी बार प्रधानमंत्री उत्तराखंड आएंगे। लेकिन पिछली बार जब वो आए थे तब उन्होंने एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था, लेकिन अब की बार वो केदारनाथ जाएंगे और केदारनाथ जाने के बाद जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है केदारनाथ, वहाँ पर जो पुनर्वास का कार्य चल रहा है और जो निर्माण का कार्य चल रहा है उसको लेकर के वो वहाँ पे जाएंगे और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं देखेंगे। और साथ ही साथ आप देखिए लगातार जो बाबा केदार में वहाँ पर जो चिंकू हेलीकॉप्टर से जो ठीक है संचित, उसका भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ आप देखिए लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो निर्माण कार्य केदारनाथ में चल रहा था उसकी मॉनिटरिंग लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो करते रहे हैं और साथ ही पुष्कर सिंह धामी करते रहे लगातार। और आप देखिए जब उत्तराखंड आएंगे तो कहीं ना कहीं सियासत भी इससे गरमाएगी। और देखिए हरीश रावत खुद अब केदारनाथ पहुंच चुके हैं। देखिए जब से हरीश रावत ने पंजाब का प्रभार छोड़ा और वो उत्तराखंड में सक्रिय राजनीति करना शुरू कर दिए, अब वो देखिए अब हरीश रावत भी केदारनाथ पहुंच गए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड की राजनीति में सियासत गरमाने वाली है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो जरूर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि राजनीतिक कुछ ऐसी बातें, कुछ योजनाएं ऐसी बता के जाएंगे जिसका फायदा लगातार उत्तराखंड को मिला है और उससे कहीं ना कहीं सियासत गरमाएगी। इसी की बौखलाहट देखने को मिलती है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं हरीश रावत, बड़ा चेहरा माने जाते हैं उत्तराखंड के अंदर, वो लगातार अब देखिए उत्तराखंड की राजनीति कर रहे हैं और अब वो केदारनाथ पहुंच करके वहां से लोगों से मिलने का कार्य कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की उत्तराखंड की राजनीति होने वाली है। वो प्रधानमंत्री का जो दौरा रहेगा वो कितना सफल अभी से माना जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संचित तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल आपको सीधे पंजाब लिए चलते हैं। एक जानकारी इस वक्त की आ रही है वो फटाफट से देते हैं। लुधियाना के सर्किट हाउस में पंजाब कैबिनेट की विशेष बैठक अभी भी चल रही है। इस वक्त की ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हो रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। पंजाब प्रोग्रेसिव निवेशक सम्मेलन का दूसरा दिन है आज, क्योंकि आज दूसरा दिन है। कल हमने देखा था किस तरीके से ये चल रही थी बैठक और आज खास तौर पर निवेशक सम्मेलन का दूसरा और आखिरी दिन है बताया जा रहा है। आज लुधियाना में दुनिया भर के निवेशकों से सीएम चन्नी की मुलाकात हो रही है और पंजाब में नए उद्योग स्थापित करने का आह्वान कर रहे हैं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि एक तरफ कैबिनेट की बैठक भी चल रही है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक का समय रखा गया था सुबह तकरीबन 9 से 9:30 बजे के बीच और ये कैबिनेट की बैठक अभी चल रही है। नवदीप छाबड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, पंजाब से रीजनल हेड है, सीनियर साथी भी है। नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवदीप, एक तरफ हम देख रहे हैं कैबिनेट की बैठक हो रही है खासतौर पर और दूसरा निवेशक सम्मेलन का दूसरा दिन भी है। इन दोनों खबरों पर जरा नजर डालिएगा, दर्शकों को पता लग सके। देखिए बिल्कुल, पंजाब कैबिनेट की जो बैठक है वो जारी है सुबह 9:15 बजे से और इस बैठक के अंदर जो पंजाब के व्यापार से जुड़े कई चीजें हैं उस पर फैसला जो है वो लिया जाएगा, क्योंकि दूसरा दिन है सम्मेलन का, दूसरा और आखिरी दिन
और इस वजह से सरकार चाहती है कि एक संदेश दिया जाए पंजाब के और विदेशी उद्योगपतियों को, ताकि वो पंजाब के अंदर अगर निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें हर वो माहौल अच्छा मिलना चाहिए जिससे पंजाब के अंदर निवेश बढ़ सके, पंजाब के अंदर उद्योग जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्थापित हो सके। तो यही कारण है कि कैबिनेट के जरिए एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि जो जो चीजें आप चाहते हैं, जिस माहौल को आप चाहते हैं, उस माहौल को देने के लिए पंजाब सरकार पूरी तरीके से आपके साथ तैयार है। और उसी को लेकर आज जो है थोड़ी देर में जो अभी ब्रीफिंग होगी उसमें जो फैसले लिए जाएंगे वो भी जनता के सामने आ जाएंगे, उद्योगपतियों के सामने आएंगे। और दूसरा, आज देश के और खासतौर पर विदेशों के तमाम उद्योगपति जो है वो साथ होंगे मुख्यमंत्री के, और आज फिर एक बार वो आह्वान करेंगे कि पंजाब में आइए, आपका वेलकम है, आप निवेश के लिए आप यहाँ पर आइए। ठीक है नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है और नवदीप बताने की कोशिश कर रहे थे किस तरीके से निवेशकों को आह्वान किया जा रहा है कि पंजाब के अंदर आप आइए, आपको माहौल बेहद सुरक्षित मिलेगा। फिलहाल बढ़ते आगे और जानकारी पंजाब से ही आपको देते हैं। दरअसल आज से अपनी नई राजनीतिक पारी का आगाज कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और तकरीबन ये कहा जा रहा है कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से जानकारी भी दी जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक पहले कैप्टन ने सरकार पर हमला भी बोल दिया है। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको बैक टू बैक दे रहे हैं। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको दे दें, आज गोंडा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर है उस वक्त की, मेडिकल कॉलेज सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश से जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और लाभार्थियों से भी भेंट करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फिलहाल आज गोंडा जाएंगे सीएम योगी, खबर इस वक्त की बड़ी आपको दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन कई परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश से दे रहे हैं क्योंकि गोंडा का प्रस्तावित दौरा उनका है, मेडिकल कॉलेज सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हर एक इलाके का जिक्र करते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी आपने पिछले दिनों देखी थी जब सिद्धार्थनगर वो पहुंचे थे और खासतौर पर वाराणसी पहुंचे जब नो मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई थी और कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई थी जब सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी थी। लेकिन आज खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंच रहे हैं और गोंडा पहुंचकर कई जो परियोजना है उसका लोकार्पण किया जाएगा, परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और खासतौर पर जनता को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जो अच्छे दिन के वादे किए गए थे जनता से वो हमने पूरे किए हैं 4.5 सालों में, क्योंकि अब 5 साल पूरे होने को है और 2022 के अंदर चुनाव है। फिलहाल चुनाव जब होंगे तो पल पल की अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले किस तरीके से सियासी गतिविधियां हो रही हैं वो आपको बता रहे हैं कि हर एक पार्टी जद्दोजहद पूरी तरीके से कर रही है और इसमें बीजेपी भी पीछे नहीं है। और बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि हाँ, सत्ता में हमारी सरकार है और हम अपनी सरकार के रहते तमाम वो काम कर रहे हैं जिसकी आपको चाहत थी और जिसकी जनता कामना करती थी। और आगे आने वाले समय में अगर सत्ता में वापसी करती है बीजेपी तो इसी तरीके से स्थितियां होंगी और बेहतर स्थितियों को करने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। फिलहाल आपको बड़ी जानकारी, बड़ी खबर दे रहे हैं क्योंकि लाभार्थियों से भेंट करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है और मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं और कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से तैयार कर ली गई थी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कई परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। हालांकि मेडिकल कॉलेज की सौगात भी देते हुए नजर आएंगे क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी प्रभावित हुई हैं। लेकिन खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि जब मेडिकल कॉलेज की सौगात दी जाएगी आम जनता को तो आम जनता बेहद खुशी जाहिर कर रही है कि पिछले दिनों सिद्धार्थनगर के अंदर हमने देखा, वाराणसी के अंदर देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संवाद कर रहे थे तो काफी संख्या में जनता वहां पर मौजूद थी। लेकिन गोंडा के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और कई परियोजनाओं की सौगात देंगे, वो जानकारी हम आप तक बखूबी पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। गुलिस्तान न्यूज देखते रहिए आप।